जैसे ही मैं पैदा हुआ, मेरे पिता ने मुझे नदी में फेंक दिया और चाहे मैं जितना भी तड़पा, किसी ने भी मुझे बचाने की हिम्मत नहीं की। असल में ये था बैस्करविल परिवार का परंपरागत ट्रायल। इस परिवार में हर नवजात को क्रैडल ऑफ स्वॉर्ड्स नाम की जगह पर नाइटमेयर फॉरेस्ट में फेंका जाता है, जहां उसे तलवारों से भरे रास्ते को पार करके उस पार पहुंचना होता है जहां स्टाइक्स नदी की ताकत का जागरण होता है। अपनी पिछली जिंदगी में मैं इस परिवार का सबसे ताकतवर हाउंड था, जिसने अकेले ही डीमन रेस का एक हमला रोक दिया था। लेकिन जैसे ही मैं जीत के बाद अपने सम्मान को स्वीकार करने लौटा, मेरे ही पिता ने मुझे गिलोटीन पे चढ़ा दिया, क्योंकि मेरी ताकत उनके रुतबे के लिए खतरा बन चुकी थी और मैं वो राज जान चुका था जो मुझे नहीं पता होने चाहिए थे। मुझे झूठे इल्जाम में डीमनों से मिली भगत का दोषी ठहराकर उस दौर में मारा गया जब मेरा परिवार अपनी चरम सीमा पर था। अब जब मैं दोबारा जन्म लेकर लौटा हूं, मेरा हर पल बदले की सोच से भरा है। भले ही मैं अभी शिशु हूं, पर मुझे जल्दी ताकत पाने का मौका मिला है। कहा जाता है कि जो बच्चे स्टाइक्स नदी में डुबकी लगाते हैं, उनका शरीर लोहे जैसा मजबूत हो जाता है। पिछली जिंदगी में एक नाजायज औलाद होने के कारण मुझे ये शक्ति नहीं मिली, पर इस बार मैं सबसे पहले वहां पहुंचा ताकि स्टाइक्स नदी की पूरी ताकत सिर्फ मुझे मिले। जैसे ही नदी का पानी मेरे जख्मों में समाया, दर्द तो दूर, मुझे तो एक अनोखी शक्ति लगातार अपने अंदर समाती हुई महसूस हुई। सिर्फ कुछ मिनट दूसरों से आगे निकलने से ही मेरे शरीर में जबरदस्त बदलाव आने लगे। मैंने और तेजी से उस शक्ति को सोखने के लिए स्टाइक्स नदी का पानी पीना शुरू कर दिया। मैं लगभग डूबने की हालत में था, लेकिन जब तक मेरी चेतना बाकी थी, मैं ऊपर नहीं आया। 7 मिनट बीत चुके थे और किनारे खड़े मेरे पिता ने एक शातिर मुस्कान दी, जैसे उन्हें अपने पुराने रूप की झलक मिल रही हो। लेकिन उनके साथ खड़े सेवक घबरा गए। उन्हें डर था कि मैं मर न जाऊं, इसलिए उन्होंने पिता से कहा कि मुझे अब बाहर निकाल लें। तभी उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा जीनियस 100 सालों में एक बार आता है और उन्हें मुझे खोने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। उन्होंने मुझे ऊपर आने के लिए पुकारा, लेकिन जब मैं नहीं उठा तो खुद हाथ बढ़ाकर मुझे खींच लिया। मुझे बाहर आते देख उनके चेहरे पर एक और भी गहरी और खौफनाक मुस्कान थी। देखो इस बच्चे को, स्टाइक्स नदी में रहना ही काफी नहीं था इसके लिए। इसने तो उसे पी भी लिया और ऊपर से इसके तो दांत भी आ गए हैं। लगता है अब इसके अंदर किसी और रूप का जन्म होने वाला है। लेकिन मेरा असली मकसद उस जैसे एक घटिया इंसान बनना नहीं है। मेरा लक्ष्य है अपने ही हाथों अपने परिवार को मिटाना, ताकि बैस्करविल्स का नाम इतिहास से हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जब मेरी दोबारा आंख खुली, मैं फिर से नर्सरी में था, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक अज्ञात खतरा धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा है। एक नौकरानी मेरे सामने एक खजाने का संदूक रखकर बिना कुछ बोले चली गई। जैसे ही मेरी नजर उसके ऊपर गई, वो खुद ब खुद खुल गया और उसमें से 2 जहरीले सांप खून जैसे लाल मुंह लेकर बाहर निकल आए। किसी को मेरी ताकत से जलन थी और वो मुझे बड़ा होने से पहले ही मार देना चाहता था। लेकिन मेरी जिंदगी मेरी है, तकदीर की नहीं, और मैं इतनी आसानी से नहीं गिरूंगा जब तक अपना बदला पूरा न कर लूं। जब उन सांपों ने मुझ पर हमला किया, मुझे जरा भी डर नहीं लगा। मैंने दोनों के 7 इंच वाले हिस्से को पकड़कर स्टाइक्स नदी से मिली शक्ति से उन्हें ऐसे फाड़ दिया जैसे चटपटे स्नैक्स हों। सुबह होते ही जब सेवक मेरा शव उठाने आए, तो जो नजारा देखा उससे उनके होश उड़ गए। ना तो मैं मरा था और ना ही जरा सा भी घायल, बल्कि पूरी रात उन सांपों की लाशों के साथ बिता चुका था। उसी दिन से नर्सरी में बच्चों की देखभाल करने वाले सारे सेवकों को मौत के घाट उतार दिया गया। किसने उन्हें ऐसा करने को कहा, यह रहस्य बना रहा। लेकिन मैं, वो हाउंड जो अब तक बड़ा नहीं हुआ था, सब कुछ समझ चुका था। देखते ही देखते 8 साल बीत गए और मेरी पढ़ाई शुरू हुई। हालांकि मैं ये सब पहले भी जी चुका था,
पर जब सुना कि मेरे पिता इस समय तक स्वॉर्ड मास्टर बन चुके हैं तो थोड़ी टेंशन जरूर हुई। मुझे अपने पुराने जीवन की ताकत बालिग होने से पहले फिर से हासिल करनी ही होगी। स्टाइक्स नदी के बपतिस्मा के बाद मेरा शरीर ही नहीं, मेरा दिमाग भी आइंस्टाइन के सबसे सुनहरे दौर से ज्यादा तेज हो गया था। जन्म लेते ही 2 जहरीले सांपों को अकेले हराने के बाद मुझे परिवार में एक राक्षस माना जाने लगा। मेरे आसपास 3 पीले बालों वाले लड़के थे जो मुझे अक्सर तंग करते थे। हर क्लास के बाद मुझे मारते, खुद को मेरा बड़ा भाई बताते। मेरी पिछली जिंदगी की यादों के मुताबिक यही तीनों आगे चलकर बैस्करविल ट्राइडेंट कहे जाने लगे थे और मेरी मौत में इनका बड़ा हाथ था। इन्होंने ही मुझ पर डेमनों से 60 गांठ का झूठा इल्जाम लगाया था ताकि 10 साल बाद ये फिर से मेरी राह में ना आए। अब इन्हें यहीं रोकना जरूरी हो गया था। तभी हाइबरो ने चाकू निकाला और मेरी ओर तान दिया। उसे सुनने में आया था कि मैं स्टाइक्स नदी में 7 मिनट तक रुका था और वो खुद मेरी परीक्षा लेना चाहता था। उसने लॉब्रो को बुलाया जिसने मेरा मुंह और नाक दोनों ढक दिए। कहा गया अगर 3 मिनट झेल सका तो छोड़ देंगे। कहते हैं बच्चे सबसे ज्यादा निर्दयी होते हैं और इस पल में ये बात सच लग रही थी। मैंने तय किया कि अब खेल इनके हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से चलेगा। सामने खड़े दोनों अब भी शेखी बघार रहे थे। उन्हें यकीन नहीं था कि कोई इंसान इतनी देर सांस रोके रह सकता है। लेकिन जैसे ही 3 मिनट बीते, उनके चेहरों की रंगत उड़ने लगी। करीब 10 मिनट बाद जाकर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। जैसे ही उन्होंने मुझे छोड़ने का फैसला किया, मैंने सोच लिया था कि यह मामला इतनी आसानी से नहीं खत्म होगा। मैंने लॉब्रो की उंगली काट दी और बाकी 2 को साफ साफ चेतावनी दे दी कि आज किसी न किसी के शरीर का हिस्सा जाएगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हाइबरो गुस्से में चाकू लेकर मुझ पर झपटा, लेकिन मुझे तो स्टिक्स रिवर ने लोहे जैसा जिस्म दिया था। मैं हिला तक नहीं। मैंने उसका हाथ पकड़ा, आंखों में आंखें डालकर कहा, अब देख तुझ में कितना दम है, और फिर एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर दे मारा। मिडलबरो कुछ करने ही वाला था कि मैंने उसे एक जोरदार लेग स्वीप से जमीन चटा दी। तीनों बुरी तरह पिट चुके थे। तब मैंने चाकू उठाया और उनके सामने फेंकते हुए कहा, चलो दिल बड़ा करके एक को जाने दे रहा हूं, कौन बचेगा तुम लोग खुद तय करो। इसके बाद तीनों भाई आपस में जानवरों की तरह भिड़ गए। मुझे नहीं पता उस लड़ाई में क्या हुआ, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि बास्करविल ट्राइडेंट नाम की चीज अब इतिहास बन चुकी थी। कुछ ही देर बाद बटलर ने ह्यूगो को रिपोर्ट दी। असल में वो तो सिर्फ बताने आया था कि मैंने सारे लिखित एग्जाम्स में टॉप किया है, लेकिन जब उसने बताया कि 5 दिन बाद प्रैक्टिकल टेस्ट भी है, तो मुझे और उन तीनों भाइयों के बीच की लड़ाई भी जिक्र में आ गई। इलाज के बाद तीनों ठीक तो हो गए थे, लेकिन उनका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। अब वो मिलते तो एक दूसरे से नजरें चुराते और पहले जैसी घमंडी बातें तो बिल्कुल नहीं करते। ह्यूगो मेरी ताकत देखकर हैरान रह गया और बटलर के जरिए मुझे बुलवाया। उसने पूछा, क्या तुमने उन तीनों को लाचार कर दिया? मैंने जवाब दिया, अगर आप उन्हीं भाइयों की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है उन्हें अब तक मेडिकल ट्रीटमेंट मिल चुका होगा। पहले मेरे पापा को उन तीनों से बड़ी उम्मीदें थीं, क्योंकि जब भी वो साथ लड़ते थे उनकी बॉडी पावर बाकी सबसे ऊपर होती थी, पर अब उनके रिश्ते पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। पापा ने मुझे डांटा भी, लेकिन उससे पहले वो तीनों खुद उनके पास आकर मुझे माफ करने की बात कह चुके थे। ये सुनकर मेरा मूड तुरंत खराब हो गया,
क्योंकि जिसने अपने दम पर उन्हें हराया उसे माफ करना सिर्फ एक कमजोर का बहाना होता है। पापा को मेरा ये एटीट्यूड पसंद आया क्योंकि बास्करविल फैमिली में ताकत की ही कदर होती है। इनाम में उन्होंने बटलर से कहा कि मुझे स्नैक पैंट्री में ले जाकर जो भी खाना पसंद हो दिला दो। जाते जाते उन्होंने कहा, 5 दिन बाद प्रैक्टिकल टेस्ट में अपने डायरेक्ट लाइन भाइयों से हारना मत। मैंने सिर झुकाकर कहा, यस माय लॉर्ड, लेकिन दिल में था हार तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। सीन बदला और मैं फूड वेयर हाउस पहुंचा। जब मैंने कहा कि मुझे चॉकलेट चाहिए तो बटलर ने सबसे बेहतरीन चॉकलेट लाने को कहा, लेकिन मेरी अगली बात ने सबको चौंका दिया। मैंने कहा, मुझे चॉकलेट नहीं, कोको के कच्चे बीन्स चाहिए, वो भी सबसे कड़वे। सब हैरान थे कि कोई ऐसा क्यों मांगता है, लेकिन शेफ ने मेरी बात मानी और सबसे तीखा ब्लड बीन्स ले आया, जिसमें से एक बीन्स से 100 लीटर चॉकलेट बनती है। मैंने उसे चखा और इतनी कड़वाहट थी कि इंसान तो खा ही ना पाए, मगर मेरा मकसद खाना नहीं था। इन बीन्स की मदद से मैं प्रैक्टिकल टेस्ट में मॉन्स्टर्स का शिकार करने वाला था। उस दिन जो हुआ वो बास्करविल इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा और अनदेखा हादसा बन गया। कुछ ही समय बाद प्रैक्टिकल टेस्ट का दिन आ गया, जिसमें पावियो वान बास्करविल मुख्य इंस्ट्रक्टर के रूप में मौजूद था। उसने बताया कि टेस्ट बहुत सिंपल है। रेड ब्लैक माउंटेन में 1 महीने तक सरवाइव करते हुए खतरनाक मॉन्स्टर्स का शिकार करना है। हर छात्र को शुरुआत में 10 सर्वाइवल पॉइंट्स मिले और अगर कोई मर गया तो उसके 0 हो जाएंगे। अगर कोई किसी और का बैच चुरा लेता है तो उसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। इसी दौरान पावियो ने रिस्ट्रिक्टेड एरिया का जिक्र किया और सभी को स्ट्रिक्टली उसी जोन में रहने की हिदायत दी जहां मॉन्स्टर्स सबड्यूड थे। जैसे ही उसके हाथ में पकड़ी घंटी बजी, टेस्ट ऑफिशियली शुरू हो गया। मेरी पास्ट लाइफ की यादों के दम पर मुझे अच्छी तरह पता था कि सबसे एडवांटेजियस टेरेन कहां है। जल्द ही कुछ स्टूडेंट्स ने अपने ही भाइयों के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी, बिना ये समझे कि टेस्ट के दौरान गार्डियन नाइट्स नजर रख रहे थे ताकि जान का नुकसान कम से कम हो। अगर कोई बेवजह किसी को मार देता तो उसे पॉइंट्स लूज करने पड़ते, चाहे बैज मिल भी जाता। तभी एक गार्डियन नाइट मेरा पीछा करते हुए रिस्ट्रिक्टेड जोन के करीब सिर्फ 100 मीटर दूर तक आया। वो मेरी ताकत को करीब से देखना चाहता था, लेकिन जब बाकी सब तलवार से मॉन्स्टर्स का शिकार कर रहे थे, मैं पेड़ की छांव में लेटा हुआ बिल्कुल आलसी बना रहा। मेरी इस लापरवाही को देखकर इंस्ट्रक्टर को लगा कि उसका वहां होना ही बेकार है, लेकिन उसे क्या पता ये सब मेरी एक्टिंग थी। हफ्ते भर मुझे ऑब्जर्व करने के बाद वो बोर हो गया और वापस रिपोर्ट करने चला गया। जैसे ही वो गया, मैंने झट से कुछ बीन्स आग में डाली, क्योंकि मेरे पास्ट लाइफ के सोल्जर्स ने बताया था कि कोको बीन्स से खून की गंध छुपाई जा सकती है, खासकर ब्लड बीन्स से। फिर मैंने चारों तरफ सैकड़ों ट्रैप्स लगाए और हंट की असली शुरुआत की। मैं सीधे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस गया। जलती लकड़ियों की महक ने मुझे इशारा दिया कि जो मैं ढूंढ रहा था वो यहीं कहीं है। तभी मेरी नजर जमीन पर पड़े सेल्फ इग्नाइटिंग स्टूल पर पड़ी। ये बस हेलहाउंड ही कर सकता है, जो B+ लेवल का खतरनाक बीस्ट है। पास्ट लाइफ में 18 की उम्र में भी मैं इसे अकेले नहीं मार पाया था, लेकिन अब जब मैं सिर्फ 8 साल का था, मुझे जरा भी डर नहीं था, क्योंकि मुझे हेलहाउंड की 3 वीकनेसेस पता थी। पहली, वो सिर्फ सीधी लाइन में चार्ज करता है, तो डॉज करके उसकी एनर्जी खत्म की जा सकती है। दूसरी, वो पानी से डरता है, चाहे कितना भी शालो हो, इसलिए उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करना आसान है। तीसरी और सबसे डेडली,
चॉकलेट उसके लिए जहर है और एक ब्लड बीन से 100 लीटर चॉकलेट बनती है। लेकिन हेल हाउंड की रिब्स बहुत हार्ड होती हैं, जिससे हार्ट सेफ रहता है। इसलिए लोअर बॉडी पर वार करके उसकी किडनीज काटनी पड़ती हैं। जैसे ही मैंने हेल हाउंड को मारकर अपनी तलवार खींची, उसकी बॉडी से नीली एनर्जी निकली। मॉन्स्टर को मारने के बाद मिलने वाली एनर्जी, जो शरीर को और स्ट्रांग बनाती है। अब अपनी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी से पहले अपनी पुरानी ताकत वापस पाना कोई सपना नहीं रहा। 8 साल की उम्र में ही B+ लेवल का हेल हाउंड हराकर मैंने प्रैक्टिकल टेस्ट में फर्स्ट आने की पोजीशन लगभग कंफर्म कर ली थी और मैं पहले से ही सोच चुका था कि मुझे रिवॉर्ड में क्या मांगना है। लेकिन तभी मेरे पीछे 4 और हेल हाउंड्स आ गए। मैंने झट से पहले वाले का सिर काटकर उन्हें चेतावनी दी कि मैं कोई आसान शिकार नहीं हूं। इस पर वो डर गए और सिर झुकाने लगे। लेकिन हेल हाउंड्स इतने इजीली डरने वाले नहीं होते और तभी मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मैंने पीछे देखा तो एक 3 सिरों वाला हेलिश एनर्जी छोड़ता हुआ सर्बरस खड़ा था। A+ लेवल का वो मॉन्स्टर जो 7वें रिज में रहता है। मुझे हैरानी हुई कि वो यहां क्या कर रहा है, लेकिन फिर मैंने देखा कि उसके शरीर में कई तीर धंसे थे और वो बुरी तरह घायल था। मुझे समझ आ गया कि शायद ये सामने वाले बारबेरियन ट्राइब से भागते हुए यहां तक आ गया। मैंने खुद को शांत किया और सोचा, अगर मैं इसे भी मार दूं तो अपनी पास्ट लाइफ की ताकत पाने के और करीब पहुंच जाऊंगा। और फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और सर्बरस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया। जैसे ही मेरी तलवार सर्बरस के एक सिर पर लगी, वो बिजली की रफ्तार से साइड से काउंटर अटैक कर बैठा। किस्मत से मेरी रिएक्शन स्पीड अब भी मेरी पास्ट लाइफ जैसी ही थी। मैंने झट से तलवार घुमाई और उसका हमला रोक दिया। हालांकि वो घायल था, फिर भी उसकी ताकत में कोई खास गिरावट नहीं आई थी। मेरी पिछली जिंदगी में मैं सर्बरस को आसानी से कुचल सकता था और मुझे लगा कि इस बार भी ऐसा ही होगा। लेकिन तभी उसने मेरी तलवार को काटकर चकनाचूर कर दिया। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले उसने अपने भारी पंजे से मुझे दूर उछाल फेंका। उसी वक्त मुझे पहली बार असल फर्क का एहसास हुआ। 8 साल के इस शरीर से सर्बरस को हराना अभी भी नामुमकिन था। स्टिक्स रिवर की दी हुई लोहे जैसी बॉडी होने के बावजूद उसके वार ने मेरे अंदरूनी अंगों को हिला कर रख दिया और मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो देखा सर्बरस मेरी ओर बढ़ रहा था। मेरी बाईं बाजू में तेज दर्द हो रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो अब भी मेरी बॉडी से जुड़ी थी। सोच में ही था कि सर्बरस ने फिर से हमला किया। मैं फौरन होश में आया और खुद को बचाया, वरना मेरी हालत भी पीछे खड़े उस पेड़ जैसी होती जो उसके दांतों से चूर चूर हो गया। इसके बाद मैं लोहे की बार की तरफ भागा। अगर मैं उसे पार कर लूं तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर निकल सकता था। और जैसे ही मैं उस जगह पहुंचता जहां पहले आराम कर रहा था, मैं सर्बरस को हराने का प्लान एक्टिवेट कर सकता था, क्योंकि वहीं मैंने एक परफेक्ट हंटिंग ट्रैप पहले ही सेट कर दिया था। मुझे जगह नजर आई और मैं पूरी ताकत से भागने लगा। पीछे सर्बरस पागलों की तरह पीछा कर रहा था। जैसे ही पहला ट्रैप आया, मैं छलांग लगाकर उसे पार कर गया। उस वक्त सर्बरस का खून से सना मुंह मुझसे सिर्फ मिलीमीटर दूर था। जैसे ही वो जमीन पर उतरा, ट्रैप एक्टिवेट हुआ और सैकड़ों धारदार ब्लेड्स उसकी बॉडी को चीरते चले गए। जल्द ही ब्लड बीन पानी ने असर दिखाना शुरू किया और उसके दोनों साइड वाले सिर जहर से मर गए। अब साफ था कि उसका मिडिल हेड ही उसकी जान का सहारा था। मैंने भाला उठाया और उस पर अपनी सारी मैजिक एनर्जी चैनल की, फिर उसे तेजी से सर्बरस की तरफ फेंका। भाला सीधा जाकर उसके शरीर में धंस गया। सर्बरस गुस्से में गुर्राया और मैं उसकी तरफ चलते हुए कदम गिनने लगा।
7वां कदम पूरा होते ही वो जमीन पर गिर पड़ा, जैसे वो 7 कदम वाला जहरीला सांप हो जिसे काटने के बाद 7 कदम के अंदर मौत पक्की हो जाती है। उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद मैंने तय किया कि अब मुझे एक खास जगह जाना है। क्योंकि सर्बरस हमेशा किसी इलाके का गेटकीपर होता है, तो जरूर वहां कहीं एक हिडन डंजन होगा। हो सकता है उसमें ऐसे मॉन्स्टर्स हों जिन्हें हराना मुश्किल हो, लेकिन इतना तय है कि वो जगह रहस्यों और अनमोल खजानों से बड़ी होगी। फिर मैंने सर्बरस का मल उठाया और अपने शरीर पर मल दिया ताकि मेरी गंध छिप सके और बाकी मॉन्स्टर्स मुझ पर घात लगाकर हमला न कर सकें। इसके बाद मैं सर्बरस के उसी रास्ते पर चला जहां से वो आया था, और जल्द ही पहाड़ के भीतर एक छिपा हुआ डंजन मिल गया। वहां की हवा में मौत की सरांध थी और जमीन से अजीब सी जादुई ऊर्जा उठ रही थी। साफ था कि ये डंजन अभी तक किसी और ने पूरी तरह से खोजा नहीं था। मैंने पूरी हिम्मत जुटाई और उस गुफा के अंदर कदम रखा। पता नहीं अंदर क्या खतरे होंगे या कौन से रहस्यमय खजाने मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जैसे ही मैं अंधेरी गुफा में दाखिल हुआ, मेरी नजर चारों तरफ फैले लाल रंग के खनिजों पर पड़ी। ये देखकर साफ था कि ये जगह रेड ऑल माउंटेन से जुड़ी हुई है। तभी गुफा की गहराई से एक तेज चकाचौंध करने वाली रोशनी मेरी ओर चमकी। मैंने अंदाजा लगाया कि असली डंजन वहीं होगा, और जैसा कि मैंने सोचा था, वहां एक चमकता हुआ लाल रत्न था जो जादुई ऊर्जा छोड़ रहा था। तभी मेरी नजर जमीन पर पड़े एक कंकाल पर पड़ी और उसके पास गिरी एक चिट्ठी मैंने उठा ली। वो इंसान भी बैस्करविल परिवार से ही था। उस चिट्ठी का मकसद आने वाली पीढ़ियों को चेतावनी देना था कि वो वही गलती ना दोहराएं जो उसने की थी। एक बार वो और उसका भाई शिकार पर गए थे, तभी गलती से इस अंतहीन गुफा का पता चल गया। उन्होंने देखा कि ये एक खजानों से भरा हुआ डंजन है, और फिर दोनों ने वहां मौजूद सभी रक्षक मॉन्स्टर्स को मार डाला। लेकिन खजाने को अनलॉक करने वाली रहस्यमय पहेली को सुलझाने में उन्हें पूरे 3 साल लग गए। वो पहेली जब प्रवेश करते हैं तो एक होता है, लेकिन अंदर जाते ही 2 बन जाते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो फिर से एक होते हैं। उन्होंने इसका मतलब अपनी जुड़वा होने की पहचान से निकाला कि मां के गर्भ में वे एक ही माने जाते थे। डंजन में घुसने के बाद वो दोनों भाई वाकई में 2 थे, लेकिन बाहर एक बनकर निकलने के लिए उन्हें एक दूसरे को मारना पड़ा। उसने अपने भाई को मार डाला और जीत गया। फिर भी वो लाल रत्न कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। आखिरकार इस सच्चाई को स्वीकार न कर पाने की वजह से उसने खजाना छोड़ दिया और पहाड़ों में एकांतवास में जीने लगा। उसका मानना था कि ये डंजन राक्षसों ने बनाया है ताकि इंसानों का मजाक उड़ाया जा सके। ये सब पढ़कर मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। अगर ये सच था तो मेरे तो कोई भाई बहन हैं ही नहीं, इसलिए उस पहेली को सुलझाना मेरे लिए नामुमकिन होता। लेकिन मुझे ये सब बकवास लगा, क्योंकि ऐसा कोई डंजन नहीं जो फतह ना किया जा सके। तभी रोशनी और अंधेरे के बीच का अंतर मुझे एक इशारा दे गया। यही वजह थी कि गुफा का पहला हिस्सा इतना धुंधला था। इसका मतलब था कि उस पहेली का सही जवाब परछाई था। फिर मैंने सामने चमकते लाल रत्न पर एक जोरदार मुक्का मारा और उसे तोड़ डाला, और जो उसमें से बाहर आया वो किसी परीकथा से कम नहीं था, बियल्ज़ेबब। कहा जाता है कि ये एक दानवी तलवार है जो एक लालची जादुई मक्खी के शरीर से गढ़ी गई थी, और पहले दुनिया इसे सिर्फ एक मिथक मानती थी। इसलिए किसी ने उसे खोजने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब यह तलवार राक्षसों के हाथ लगी, तभी दुनिया को समझ आया कि एक भयानक संकट बहुत करीब आ चुका है। इस जन्म में सबसे पहले मैंने ही बियल्ज़ेबब को खोज निकाला, जिससे राक्षसों की ताकत में काफी कमी आ गई। अचानक ही वो ऊर्जा में बदलकर मेरे दाएं हाथ में समा गया, और थोड़ी ही देर में तलवार मेरे अंदर से दोबारा बननी शुरू हो गई।
इस तलवार के साथ मैं खुद को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा था, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि एक अजीब सी भूख ने मेरा ध्यान भटकाना शुरू कर दिया। मुझे समझ आ गया कि ये बेल्ज़ेबब की वजह से था। आखिर 100 साल से उसने कुछ खाया नहीं था। जैसे ही मैं गुफा से बाहर निकला, बेल्ज़ेबब मुझे एक खास दिशा में ले गया, और सच में वही B+ लेवल का हेलहाउंड था जिसे मैंने पहले घायल किया था। तलवार ने सीधा उस पर वार किया और जैसे जैसे वो एब्जॉर्ब हो रहा था, मेरी चक्कर जैसी हालत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसे एब्जॉर्ब करने के बाद मुझे उसका स्किल मिला, हेमरेज, जिससे दुश्मन की छोटी से छोटी चोट से भी लगातार खून बहता रहता है, और 2 स्लॉट्स अब भी खाली थे। अब साफ था कि बेल्ज़ेबब में दूसरों के स्किल्स को एब्जॉर्ब करने की नेचुरल एबिलिटी है। थोड़ी देर बाद उसकी नजर सर्बरस पर जा टिकी। मुझे डर किसी बेकार स्किल का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि A+ मॉन्स्टर को मारने की उपलब्धि मुझे कॉम्बैट टेस्ट में पहला स्थान दिला सकती थी। सर्बरस को खाते ही मुझे उसका बर्न इंजरी स्किल मिला, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा तीसरे स्लॉट में आए F लेवल के हाई स्पीड रीजेनरेशन ने। तभी मुझे एहसास हुआ कि सर्बरस के गिरते वक्त एक F लेवल का सुअर रैट भी कुचला गया था। अब मेरे पास एक मजबूत आयरन बॉडी और तेज रीजेनरेशन दोनों थे, एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन। फिर 1 महीना बीत गया और प्रैक्टिकल टेस्ट खत्म होने को था। लगभग बिना किसी कैजुअल्टी के हर स्टूडेंट ने C लेवल या उससे नीचे के मॉन्स्टर्स को हंट कर लिया था, और सबको उसके हिसाब से इक्विपमेंट मिलने वाला था। लेकिन जब एक छोटे से हाउंड ने जो मॉन्स्टर मारा, वो सबके होश उड़ा गया। 3 बड़े वयस्क नहीं कर पाए जो काम एक 8 साल का बच्चा कर गया। वो बास्करविल परिवार के इतिहास को हिला देने वाला था। जब ये बात परिवार के मुखिया तक पहुंची तो पापा ने मुझे फिर से बुलाया और पूछा कि मैंने सर्बरस को कैसे मारा। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुत्तों के लिए चॉकलेट सबसे जहरीला जहर होता है, और हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन के ब्लड बीन्स सर्बरस को इंस्टेंट मारने के लिए काफी थे। ये सुनकर उन्हें जरा भी शक नहीं हुआ और उन्होंने मेरी एक इच्छा पूरी करने का वादा कर दिया। मैंने तुरंत कहा, मुझे 10,000 एपिसल लाइब्रेरी की एक्सेस चाहिए। हालांकि मैं मना किए जाने के लिए भी तैयार था, क्योंकि मेरा स्टेटस एक इललिजिटिमेट चाइल्ड का था और परिवार के इतिहास में ऐसे किसी को कभी अनुमति नहीं मिली थी। लेकिन जो हुआ उसने मेरी उम्मीदों को ही पीछे छोड़ दिया। मेरे पापा ने ना सिर्फ मेरी बात मानी, बल्कि खुद 6 स्वॉर्ड टेक्निक की किताब भी रिकमेंड कर दी। उसी पल मेरे मन में यह सवाल उठने लगा, क्या पुनर्जन्म सच में इंसान की फितरत बदल सकता है? पिछली जिंदगी में एक नाजायज औलाद को ज्यादा से ज्यादा 4th स्वॉर्ड टेक्निक तक ही ट्रेनिंग करने दी जाती थी, लेकिन अभी खुश होने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे पिता इस समय 7 स्वॉर्ड टेक्निक तक पहुंच चुके थे, और जब मुझे फांसी दी गई थी तब वो 9 स्वॉर्ड टेक्निक पर थे। मगर इस जन्म में मैं पक्का उन्हें भी पीछे छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे उस भूली हुई किताब के बारे में पता है जिसमें एक गुप्त स्वॉर्ड टेक्निक छिपी है। अगर मैं उसे पूरी तरह समझ लूं तो सीधे 10 स्वॉर्ड टेक्निक तक पहुंच सकता हूं। जल्द ही मैं 10,000 एपिसल लाइब्रेरी पहुंच गया, जहां हर किताब किसी सपने जैसी थी मेरे लिए। मेरे सामने पड़ी थी 6 स्वॉर्ड टेक्निक जो पापा ने पढ़ने को दी थी। उन्हें लगता था कि एक 8 साल का बच्चा इसे एक दिन में याद नहीं कर पाएगा, लेकिन मेरा मकसद कुछ और था। इसलिए मैंने पन्ने तेजी से पलटे और सीधे लाइब्रेरी के एंट्रेंस पर लौट आया। मेरी स्पीड देखकर गार्ड नाइट्स ने कुछ और किताबें सजेस्ट की, लेकिन मैंने कहा, मैं तो अपना काम खत्म कर चुका हूं, बस अब थोड़ी और किताबें पढ़ना चाहता हूं, आप लोग अपना काम करो। इतना कहकर मैं सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की मंजिल पर चला गया, जहां पुराने धूल से भरे रैंडम टाइप की किताबें रखी थीं, जो उनके हिसाब से कमजोर थीं। लेकिन मैं जानता था कि उन्हीं में एक बेशकीमती खजाना छुपा है। कुछ ही मिनटों में मैंने वो किताब ढूंढ निकाली, अ लर्किंग एम्बुश, जो बास्करविल परिवार के पहले शासक ने लिखी थी। इसमें ना सिर्फ 100 टेक्निक्स 1 से लेकर 9 तक की बेसिक ट्रेनिंग थी, बल्कि बहुत पहले हो चुकी 10 100 टेक्निक भी शामिल थी। लोग इसे क्यों नहीं सीख पाए?
क्योंकि इसकी 7 पेज गायब थे पिछले जन्म में। जब मैंने इसका पहला पन्ना ढूंढा तो पापा 10 स्वॉट टेक्निक के पीछे पागल हो गए। खुद को पार करने के लिए उन्होंने सारे शिकारी कुत्तों को छोड़ दिया और दूसरे परिवारों से जंग छेड़ दी। भारी कुर्बानियों के बाद उन्होंने 7 पन्ने इकट्ठे तो कर लिए, पर उस समय मेरे पास वो किताब ही नहीं थी जिसमें उन्हें इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन अब इस नए जीवन में मैं उन 7 पन्नों की हर लाइन याद करके आया हूं और इस बार मैं 4th स्वॉट टेक्निक को पीछे छोड़ते हुए उस मुकाम तक पहुंचूंगा जहां आज तक हमारे खानदान का कोई नहीं पहुंच पाया। कुछ ही देर में मैंने पूरी किताब पढ़ ली। जब मैंने देखा कि आसपास कोई गार्डियन नाइट नहीं है तो मैंने ध्यान की मुद्रा में प्रवेश कर लिया। अपने मन की दुनिया में मैंने एक काल्पनिक दुश्मन के खिलाफ तलवार की तकनीकों का अभ्यास करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने फर्स्ट टेक्निक से शुरुआत की, फिर धीरे धीरे सेकंड और थर्ड टेक्निक्स की ओर बढ़ा। इसके बाद मैंने 4th टेक्निक अपनाई, वही स्तर जहां मेरी पिछली जिंदगी की ताकत खत्म हो गई थी। लेकिन फिर मैंने 5th स्वॉट टेक्निक को भी सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया, जो पहले मुझे नामुमकिन लगता था। शायद ये मेरी पिछली जिंदगी में झेले गए संघर्षों का असर था, जिसने मुझे अपनी सीमाओं को एक ही प्रयास में पार कर जाने की हिम्मत दी। इस पल मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं अपनी मैजिक पावर को साफ साफ बढ़ते हुए महसूस कर सकता था। पिछली जिंदगी में जिसे हासिल करने में 30 साल लग गए थे, वो ताकत इस जन्म में मैंने महज 8 साल की उम्र में पाली थी। अब मैं स्वॉर्ड एक्सपर्ट से बढ़कर स्वॉर्ड ग्रेजुएटर के पहले स्तर पर पहुंच चुका हूं, जिसका मतलब है कि अब मेरी मैजिक पर पकड़ और भी मजबूत हो गई है। ऐसा लग रहा है कि जब तक मैं 15 साल का होऊंगा और अपनी पिछली जिंदगी की सारी ताकत वापस पालूंगा, तब तक मैं काफी आगे निकल चुका होऊंगा। फिर मैंने अपनी जेब से एक मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और लाइट फोकस के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके अ लर्किंग एम्बुश को जला डाला। ऐसा करके मैंने ये सुनिश्चित कर लिया कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही ऐसा इंसान रहूं जो 10 स्वॉट टेक्निक तक पहुंच सके। लेकिन तभी ऊपर जलने की हल्की सी गंध उठी और गार्ड्स तुरंत सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गए। मैंने सिर खुजलाते हुए कहा कि गलती से एक बेकार सी किताब जल गई। ये सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली। अगर कोई जरा भी जरूरी किताब जलती तो 3 पीढ़ियां भी मुआवजा देने के लिए काफी नहीं होती। सीन बदला और मैं अपने पापा के कमरे में पहुंचा, जहां मैंने बताया कि पढ़ाई के बाद अब मेरे शरीर में अंदर से जलन सी महसूस हो रही है। यह सुनकर पापा और बटलर वहीं थम गए, क्योंकि इसका मतलब था कि मैंने रेल्म ऑफ द स्वॉर्ड में प्रवेश कर लिया था। बेशक ये मेरी असली ताकत नहीं थी। इसे परखने के लिए पापा ने मेरे लिए एक ड्यूल अरेंज किया, एक सी लेवल का ORC जो 2.5 महीने से भूखा था। इस पल वहां मौजूद सभी लोग सांसें रोके बैठे थे। 8 साल का बच्चा ऐसे मुकाबले में कैसे टिक पाएगा? थोड़ी ही देर बाद जब ORC की जंजीरें खोली गईं, तो वो जोर से दहाड़ता हुआ मेरी तरफ झपटा, लेकिन मैंने बिना समय गवाए अपनी तलवार से एक झटके में उसका एक हाथ काट दिया। ये देखकर पूरा दर्शक वर्ग सन्न रह गया। B लेवल हेलहाउंड की ब्लड रेज एबिलिटी के असर से ORC की हाई स्पीड रीजनरेशन भी बेअसर हो गई थी। मैंने इस मौके का फायदा उठाकर उसके पैर पर वार किया, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो उनमें डर साफ झलक रहा था। शायद उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि वो रीजनरेट क्यों नहीं कर पा रहा। तभी मैंने एक भव्य अंदाज में अपनी तलवार उठाई, जिस पर खून जैसी लाल मैजिकल पावर लिपटी हुई थी, और अगले ही पल एक ही वार में मैंने उसकी जान ले ली। इस बार तो दर्शकों का शांत रहना नामुमकिन था। मेरे पहले वार से लेकर C लेवल के मॉन्स्टर को एक झटके में खत्म करने तक मैंने ये साबित कर दिया था कि मैं सचमुच वंस इन अ जनरेशन जीनियस हूं। सिर्फ 8 साल की उम्र में मैंने फर्स्ट स्वॉर्ड टेक्निक में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन पापा की नजरों में मेरी जीत सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो ऑर्क बहुत कमजोर था। यह देखकर मैंने खुद ही पूछा, क्या इससे भी ज्यादा खतरनाक कोई है?
यह सुनकर दर्शकों को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। सब एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। दरअसल मेरा असली मकसद तो यह था कि मैं थोड़ा शो ऑफ करूं और पापा मुझे किसी स्पेशल एकेडमी में भेज दें। लेकिन उन्होंने तो सीधा असली खेल शुरू कर दिया। एक बी क्लास का ट्रोल लाने का हुक्म दे दिया जो 2.5 साल से भूखा था। जैसे ही उस राक्षस की जंजीरें खुलीं, लड़ाई शुरू होने ही वाली थी। जब ट्रोल ने मुझ पर घूंसा मारा तो मैंने फुर्ती से बचते हुए खुद को उसके पीछे पहुंचा दिया। लेकिन मैंने हमला नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि बी क्लास ट्रोल की रीजनरेशन बहुत जबरदस्त होती है। जब तक कोई जानलेवा वार ना किया जाए, बाकी सारे हमले बेकार ही साबित होंगे। इसलिए ट्रोल को हराने के लिए एक परफेक्ट प्लान जरूरी था। फिर जब ट्रोल दोबारा मेरी तरफ दौड़ा तो इस बार मैंने बचने की बजाय बास्करविल की फर्स्ट शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके कंधे पर गहरा वार कर दिया। इस पल मुझे उसकी जानलेवा कमजोरी तो मिल गई थी, लेकिन अब असली उलझन ये थी, ऐसे कितने वार करूं ताकि मैं ट्रोल को एक ही बार में खत्म कर सकूं और साथ ही पापा को शक भी ना हो। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। अगर मैं ऐसे दिखाऊं जैसे ड्यूल के बीच में मुझे कोई ब्रेक थ्रू हुआ हो, तो ना सिर्फ मैं अपनी ताकत को धीरे धीरे दिखा सकूंगा, बल्कि पापा का शक भी नहीं होगा। जैसे ही ट्रोल का घाव पूरी तरह भरने ही वाला था, मैंने जोर से चिल्लाया, जिससे पापा समेत सभी का ध्यान मेरी तरफ गया। मुझे ब्रेक थ्रू मिला है! और फिर मैंने ट्रोल को तुरंत खत्म करने की तैयारी की। अगर वार फेल होता तो मैं हार मानने का नाटक कर लेता। मेरी आंखों में उस पल जानलेवा इरादा झलक रहा था। मैंने अपनी जादुई शक्ति तलवार में ट्रांसफर की और ऐसा दिखाया जैसे मैं अभी अभी सेकंड स्वॉर्ड टेक्निक में प्रविष्ट कर चुका हूं। जैसा मैंने सोचा था, नियंत्रित ताकत ने ट्रोल की मोटी खाल को चीरते हुए उसके सिर और शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया। भीड़ की अविश्वसनीय निगाहों के बीच मैंने ऐसा प्रदर्शन किया जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। इसके बाद के दिनों में मेरी इतनी जबरदस्त ताकत देखकर ना मेरे हम उम्र ना ही सीनियर स्टूडेंट्स मुझे परेशान करने की हिम्मत कर सके। मगर इन सबसे ज्यादा अहम बात यह थी कि पापा खुद मेरे प्रदर्शन से हिल गए थे। अब तक मैंने जो ताकत दिखाई थी वो मिड रैंक स्वॉर्ड एक्सपर्ट के स्तर की थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं बास्करविल की 5th स्वॉर्ड टेक्निक तक पहुंच चुका था। और जो सुपर स्पीड रीजेनरेशन मुझे हाल ही में मिला था, उसके साथ मैं लोअर लेवल ग्रेजुएटर से किसी भी मामले में कम नहीं था। ठीक उसी समय वो ट्रिपलेट भाई जिनको मैं पहले तंग किया करता था, मेरे सामने आ गए। शुरुआत में तो मुझे लगा कि वो तीनों मुझसे बदला लेने आए हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो तो मेरे मॉन्स्टर स्लेइंग स्किल से इतने इंप्रेस हो चुके थे कि अब मेरे पक्के फैन बन चुके थे। एकदम से मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई, क्योंकि पिछली जिंदगी में मेरी मौत इन्हीं की वजह से हुई थी और अब मैं बस चाहता था कि इन्हें फिर से सबक सिखाकर गायब कर दूं। लेकिन जैसे ही मैं उन्हें दोबारा पीटने की तैयारी करने ही वाला था, तभी बटलर ने मुझे खोज लिया और बताया कि पापा ने मुझे एक जरूरी काम के लिए बुलाया है।